बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा। सर्जरी में आज हम डिस्कस करेंगे एसोफेगस। ठीक है, फर्स्ट पार्ट ऑफ जीआईटी है, तो आज हम स्टार्ट करेंगे जीआईटी की एसोफेगस की जो डिसऑर्डर है और उसकी एनाटॉमी पढ़ेंगे। ठीक है, तो एसोफेगस, ठीक है, मैंने सुन लिया। अच्छा, तो एसोफेगस अब स्टार्ट है फेरिंक्स से और नीचे गई है, एंटर हो गया है स्टमक में। ठीक, अब एसोफेगस पोस्टीरियर ऑफ मीडियस्टेनम में नीचे गई है, पोस्टीरियर मीडियस्टेनम में। मीडियस्टेनम लंग के दरमियान जो स्पेस है उसे मीडियस्टेनम कहलाता है। फिर मीडियस्टेनम में हार्ट है, हार्ट के जो पीछे साइड पे जो स्पेस है वो पोस्टीरियर मीडियस्टेनम है और फ्रंट पे इंटीरियर मीडियस्टेनम है। हमारे पास दो पाइप है, एक सुपीरियर मीडियस्टेनम में ट्रिकिया है, वो लंग में गई है, फिर वो नीचे नहीं आई, और एसोफेगस नीचे गई है, डायफ्राम क्रॉस करके स्टमक में एंटर हो गया है। ठीक, अब ये एसोफेगस पीछे की तरफ है, ट्रिकिया फ्रंट की तरफ है। तो एसोफेगस हमारे पास इसमें लिख ले पहले कुछ पॉइंट। एसोफेगस मस्कुलर ट्यूब है, मस्कुलर ट्यूब। तो ये क्या है? मस्कुलर ट्यूब। और एसोफेगस की लेंथ कितनी है? इसकी लेंथ बताएं। लेंथ 25 सेंटीमीटर और 10 इंचेस। ठीक, और इसकी जो एक्सटेंशन है, एक्सटेंट, वो कहाँ से कहाँ तक है? फेरिंक्स से लेकर और फेरिंक्स टू स्टमक। ठीक, अब हमारा ये जो एसोफेगस है ये स्टार्ट है, बिगिन लोअर बॉर्डर ऑफ क्रिकॉइड कार्टिलेज से, क्रिकॉइड कार्टिलेज की लोअर बॉर्डर से स्टार्ट है और नीचे गई है, डायफ्राम क्रॉस किया है, और डायफ्राम T10 रीजन पे हमारे पास ये क्या है? डायफ्राम है। तो T10 थोरेसिक वर्टिब्री 10, इस पे ये एसोफेगस आप डायफ्राम में एंटर हो गया है। तो बिगिन स्टार्ट है लोअर बॉर्डर ऑफ क्रिकॉइड कार्टिलेज, अगर इसकी लोकेशन हम देखें तो सर्वाइकल वर्टिब्री 6 के सामने है। तो इसमें लिख ले सर्वाइकल वर्टिब्री 6 एंड पास थ्रू posterior mediastinum and enter and cross diaphragm. At T10, thoracic vertebrae 10 and enter stomach. ठीक, लोअर बॉर्डर ऑफ क्रिकॉइड कार्टिलेज से स्टार्ट हो गया है और फिर डायफ्राम T10 पे क्रॉस किया है और स्टमक में एंटर हो गया है। अब नॉर्मल कंडीशन में जो एसोफेगस है वो कोलैप्स होती है, कोलैप्स ओपन नहीं है। तो एट रेस्ट द एसोफेगस इज कोलैप्स व्हेन स्वॉल्विंग अकर डिग्लूटेशन, स्वॉल्विंग को डिग्लूटेशन कहते हैं, तो ड्यूरिंग डिग्लूटेशन इट रिलैक्स। ठीक है, तो एट रेस्ट, रेस्ट पे ही क्या होता है? एट रेस्ट esophagus is collapsed। ठीक है, अच्छा, दूसरा ये हमारे पास हार्ट है, हार्ट
तो हार्ट की जो ये राइट आर्ट्रियम है, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट आर्ट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल। तो ये जो एसापेगस गई है तो ये लेफ्ट आर्ट्रियम के पीछे है। तो लेफ्ट आर्ट्रियम की डायलेशन हो जाए, इनलार्जमेंट हो जाए तो ये एसापेगस को कंप्रेस कर देती है, तो इसकी वजह से एसोफेजियल ऑब्स्ट्रक्शन होगी। ठीक है, अब देखो इसमें लिख ले इनलार्जमेंट ऑफ लेफ्ट आर्ट्रियम, enlargement of left atrium, ये क्या कराता है, काज एसोफेजियल ऑब्स्ट्रक्शन। और जब एसोफेगस ऑब्स्ट्रक्ट हो जाए, कंप्रेस हो जाए, तो फिर डिफिकल्टी इन स्वॉल्विंग, डिस्पीजिया। ठीक है, तो क्या होगी, डिस्पीजिया। सिंपल है। अच्छा, जब इनलार्जमेंट या डायलेशन ऑफ लेफ्ट आर्ट्रियम हो जाए, हार्ट की लेफ्ट आर्ट्रियम जब ये डायलेट हो जाए तो ये एसापेगस को कंप्रेस कर देती है। जब एसापेगस कंप्रेस हो जाए तो इसकी वजह से क्या होगी, डिस्पीजिया होगी, डिफिकल्टी इन स्वॉल्विंग। अच्छा, हिस्टोलॉजी इसके किस तरह है एसापेगस की, हिस्टोलॉजी जीआईटी की जो लेयर है तो वो इसकी भी है। पहला लेयर म्यूकोजा, दूसरा सब म्यूकोजा, तीसरा मस्कुलर लेयर, मस्कुलेरस या मस्कुलेरस एक्सटर्ना या मस्कुलेरस प्रोप्रिया, और एडवेंटिशिया या सिरोसा। एडवेंटिशिया एसापेगस में हो गया सिरोसा, सिरोसा, सिरोसा या एडवेंटिशिया, एडवेंटिशिया, सिरोसा। तो जब इसके फिर ये एडवेंटिशिया होगी, सिरोसा तब होगी जब इसके बाहर साइड पे पेरिटोनियम हो, तो इन दोनों के दरमियान फ्रिक्शन कम कर देती है सिरोसा। तो ये एडवेंटिशिया है। एडवेंटिशिया हमारे पास वो आर्गन अपनी जगह पे फिक्स कर देती है। ठीक है, अब ये इसकी हिस्टोलॉजी है। ठीक, तो इसकी एमसीक्यूज लिख लें। अच्छा, एवरेज लाइफ ऑफ gastrointestinal epithelium, ये 2 to 7 डेज है। इसके बाद ये शेड हो जाते हैं। एपिथेलियम हमारे पास वो ये रीजनरेटिव है, दोबारा रीजनरेट होते हैं। क्यूबाइडल और कलमनर भी रीजनरेट हो सकते हैं, लेकिन हाईएस्ट जो इसमें है तो वो स्क्वामस एपिथेलियम है। अच्छा, इसमें हमारे पास इसकी एसापेगस को अगर हम देखें, ये एसापेगस है और फिर ये स्टमक है। ठीक, तो एसापेगस को हम 3 पार्ट में डिवाइड कर देते हैं, अपर 1/3, मिडल 1/3 एंड लोअर 1/3। तो ये क्या है, अपर 1/3, मिडल 1/3 और लोअर 1/3। अब एक एक की ब्लड सप्लाई पढ़ लेते हैं कि और इसकी लिम्फेटिक ड्रेनेज। एसापेगस में कितनी स्फिंक्टर है,
स्फिंक्टर एज अ रिंग जो मसल से बनी होती है, ठीक, एक या दो। अच्छा, इसमें लिख ले अपर थर्ड ऑफ एसोफेगस, ठीक। इसकी जो ब्लड सप्लाई है, ब्लड सप्लाई, वेनस ड्रेनेज, लिम्फेटिक ड्रेनेज, और इसकी एपिथेलियम और इसकी मस्कुलर एक्सटर्ना, और कॉमन कैंसर, ये आपको पता हो, ठीक है। अच्छा, तो ब्लड सप्लाई अपर पार्ट की कौन सी आर्टरी से होता है? इंफीरियर थायराइड आर्टरी, इंफीरियर थायराइड आर्टरी, ठीक है। और वेनस ड्रेनेज इंफीरियर थायराइड वेन, ठीक। और फिर ये सुपीरियर वेना केवा में अपने ब्लड ड्रेन कर देती है। और लिम्फेटिक ड्रेनेज डीप सर्वाइकल लिम्फ नोड में उसकी ड्रेनेज होती है, डीप सर्वाइकल लिम्फ नोड, ठीक। एपिथेलियम तीनों में स्क्वामस, स्ट्रेटिफाइड स्क्वामस, नॉन केराटिनाइज्ड एपिथेलियम। स्ट्रेटिफाइड का मतलब है मल्टीपल लेयर, स्ट्रेटिफाइड क्या है? ये एक स्क्वामस एपिथेलियम है, अच्छा, और ये दूसरा है। तो मल्टीपल लेयर इस तरह हो तो उसको स्ट्रेटिफाइड कहते हैं। तो स्ट्रेटिफाइड स्क्वामस नॉन केराटिनाइज्ड एपिथेलियम, ठीक। मस्कुलरस एक्सटर्ना जो है, तो इसमें हमारे पास स्केलेटल मसल है, मिड पार्ट में स्केलेटल और स्मूथ मसल दोनों है, और आउटर पार्ट में जो लोअर पार्ट है तो उसमें सिर्फ स्मूथ मसल है। अब ये देखो हमारे पास जो इसकी मसल लेयर है तो अंदर की तरफ सर्कुलर है, वो स्फिंक्टर उसकी जो पेरिस्टाल्सिस है तो वो कंट्रोल कर देती है एसोफेगस को, पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट उसकी और इसकी जो मूवमेंट है तो वो लॉन्गिट्यूडनल मसल है। इसकी दो तरफ, ये तो अंदर की तरफ है तो इनर सर्कुलर मसल है, और इसकी आउटसाइड पे लॉन्गिट्यूडनल मसल है। तो सर्कुलर इसकी स्फिंक्टर या टोन को कंट्रोल कर देती है और लॉन्गिट्यूडनल मोमेंट को कंट्रोल करती है। अब इसमें जो हमारे पास मसल है वो स्केलेटल मसल है, स्केलेटल मसल। और मोस्ट कॉमन कैंसर जो अपर पार्ट से निकलता है तो वो स्क्वामस सेल कार्सिनोमा है, स्क्वामस सेल कार्सिनोमा, ठीक। ये इसकी मेन पॉइंट है अपर थर्ड ऑफ एसोफेगस की। अच्छा, लो मिडल थर्ड, मिडल थर्ड ऑफ एसोफेगस, मिडल वन थर्ड लिख ले, ठीक। अच्छा, तो मिडल वन थर्ड की जो ब्लड सप्लाई है और वेनस ड्रेनेज और इसकी लिम्फेटिक ड्रेनेज
इसकी एपिथेलियम मस्कुलरस एक्सटर्ना और कॉमन कैंसर। तो अपर इन दोनों में जो कॉमन कैंसर है अपर 1/3 में और मिडल 1/3 में है, तो वो कौन सी है? स्क्वामस सेल कार्सिनोमा। ठीक है, ये मस्कुलरस एक्सटर्ना है, तो मिडल में दोनों है, कंटेन स्केलेटल प्लस स्मूथ मसल। ठीक है, अब एपिथेलियम इसकी भी स्ट्रेटिफाइड स्क्वामस नॉन केराटिनाइज्ड है, केराटिनाइज्ड। अच्छा, लिम्फेटिक ड्रेनेज इसकी सुपीरियर एंड इंफीरियर मीडियस्टिनल लिम्फ नोड में इसकी लिम्फेटिक ड्रेनेज होती है। तो सुपीरियर एंड इंफीरियर मीडियस्टिनल लिम्फ नोड। ठीक, अब वेनस ड्रेनेज इसकी एजाइगस वेन में होती है, वेनस ड्रेनेज एजाइगस वेन, और एजाइगस वेन पर अपना ब्लड डालती है सुपीरियर वेना केवा में। तो हमें पता चला कि अपर पार्ट और लोअर पार्ट की जो ब्लड है तो वो पोर्टल वेन में नहीं जाती। ठीक है, और ब्लड सप्लाई ये डिसेंडिंग थोरेसिक एओर्टा से होती है, डिसेंडिंग थोरेसिक एओर्टा से, डिसेंडिंग थोरेसिक एओर्टा। अब थोरेसिक एओर्टा एक तो इसोफेजियल आर्टरी के थ्रू इसको ब्लड सप्लाई होती है, दूसरा ब्रोंकियल आर्टरी भी निकली है डिसेंडिंग एओर्टा से, तो ब्रोंकियल आर्टरी की भी ब्रांचेस सप्लाई कर देती है मिडल थर्ड ऑफ एसोफेगस को। तो कौन कौन सी आर्टरी है इसकी? एक तो डिसेंडिंग, यहाँ पे जो नीचे आर्च ऑफ एओर्टा डिसेंडिंग एओर्टा, तो डिसेंडिंग एओर्टा की एक ब्रांच है इसोफेजियल आर्टरी और ब्रोंकियल आर्टरी। तो ब्रोंकियल आर्टरी की भी एक ब्रांच एसोफेगस को सप्लाई कर देती है। ठीक है, तो कौन सी? ब्रोंकियल आर्टरी, और फिर ब्रोंकियल आर्टरी की ब्रांच इसको सप्लाई कर देती है। ठीक, और दूसरा इसोफेजियल आर्टरी। थोरेसिक डिसेंडिंग थोरेसिक एओर्टा की एक ब्रांच है ब्रोंकियल और इसोफेजियल। ब्रोंकियल की फर्दर मजीद ब्रांच सप्लाई कर देती है एसोफेगस को, और एक एसोफेजियल आर्टरी डायरेक्ट थोरेसिक डिसेंडिंग थोरेसिक एओर्टा से गई है मिडल पार्ट ऑफ एसोफेगस में। लोअर 1/3 तो कल हमने डिस्कस किया था, तो उसकी सप्लाई तो आपको याद होगी। हाँ, तो लोअर 1/3 ऑफ एसोफेगस। ठीक है, तो इसकी ब्लड सप्लाई लेफ्ट गैस्ट्रिक आर्टरी। अच्छा, वेनस ड्रेनेज, हाँ कल मैंने बताया था कि इसकी जो आर्टरी है वो उलट कर दे, वेनस ड्रेनेज, तो लेफ्ट गैस्ट्रिक वेन, लेफ्ट गैस्ट्रिक वेन पर अपना ब्लड डालती है किस चीज में? पोर्टल वेन में, पोर्टल
वेन और पोर्टल वेन ब्लड देती है लीवर को, और लीवर ब्लड देती है हेपेटिक वेन को, हेपेटिक वेन, और हेपेटिक वेन ब्लड देती है इंफीरियर वेना केवा को, और ये राइट आर्टरियम को ब्लड देती है। अब इसमें एक क्लिनिकल केस है, वो कौन सी केस है? एसोफेजियल वेरिसिस। एसोफेजियल वेरिसिस क्या होती है? हाँ बिल्कुल इस तरह है। अगर नॉर्मल पोर्टल वेन में ब्लड, नॉर्मल पोर्टल वेन में प्रेशर होता है 5 mg से लेकर 10 mg तक, अगर ये लीवर हमारे पास काम सिरोसिस ऑफ द लीवर, एंड स्टेज लीवर डिजीज है, तो ये पोर्टल वेन से ब्लड लेगी? पोर्टल वेन से ब्लड नहीं लेगी। तो ये लेफ्ट गैस्ट्रिक वेन से ब्लड लेगी? नहीं। तो ये जब लेफ्ट वेन गैस्ट्रिक वेन वेनस ड्रेनेज लेफ्ट गैस्ट्रिक वेन में नहीं होगी तो पोर्टल वेन, ये बैकवर्ड प्रेशर कहाँ पे जाएगी? मतलब ये वेनस ड्रेनेज एसोफेगस की है। अगर ये लीवर जो है ना, लीवर नॉन फंक्शनल है, काम नहीं करता, तो पोर्टल वेन से ये ब्लड एक्सेप्ट नहीं करेगी। तो पोर्टल वेन लेफ्ट गैस्ट्रिक से ब्लड एक्सेप्ट नहीं करेगी, लेफ्ट गैस्ट्रिक एसोफेगस से ब्लड एक्सेप्ट नहीं करेगी। ठीक है, चलो इसके मैकेनिज्म को एक्सप्लेन कर देते हैं बात। लिम्फेटिक ड्रेनेज, लिम्फेटिक ड्रेनेज, लिम्फेटिक ड्रेनेज, इसकी जो लिम्फ नोड है तो वह लेफ्ट गैस्ट्रिक वेसल एंड सीलियक वेसल के अलोंग है। तो लिम्फ नोड अलोंग लेफ्ट गैस्ट्रिक वेसल्स एंड सीलियक वेसल। ठीक है, तो इन दोनों के दरमियान इसकी लिम्फ नोड है। अब इसकी एपिथेलियम, तो एपिथेलियम इसकी भी स्ट्रेटिफाइड, स्ट्रेटिफाइड स्क्वामस नॉन केराटिनाइज्ड एपिथेलियम। ठीक, इसकी मस्कुलरस एक्सटर्ना जो है या मस्कुलरस प्रोप्रिया एक्सटर्ना, तो इसमें जो मसल है तो ओनली स्मूथ मसल। और इसमें कौन सी कैंसर है? हाँ ठीक, एड्यूनोकार्सिनोमा और कार्सिनोमा में क्या फर्क है? स्क्वामस सेल कार्सिनोमा, एडिनो कार्सिनोमा क्या है? यस, बेरेट एसोफेगस की वजह। और बेरेट एसोफेगस क्या है? गट की वजह से। हाँ बिल्कुल, बिल्कुल इस तरह है। कॉमन कार्सिनोमा, इसमें एडिनो कार्सिनोमा है, कार्सिनोमा। एडिनो का वर्ड जब आ जाए तो वो कैंसर होगी जो ग्लैंडुलर सेल से निकले। तो अब देखो, पहले हम ये डिस्कस करें या ये केस। देखो इसमें मसला ये है, एसोफेजियल वेरिसिस क्या है? एसोफेजियल वेरिसिस, अगर किसी को लीवर का मसला हो तो जब वो वॉमिटिंग करता है, वॉमिटिंग, तो इस दौरान इन वॉमिटिंग देयर विल बी ब्लड। ठीक है, अब ब्लड क्यों इसमें होती है? अगर ये लीवर फंक्शन नहीं करता, लीवर खराब है, ठीक है, तो ये लीवर पोर्टल वेन से ब्लड लेगी, पोर्टल वेन से, ये पोर्टल वेन है तो पोर्टल वेन से ब्लड नहीं लेगी। पोर्टल वेन से जब ब्लड एक्सेप्ट नहीं करेगी तो इसके ऊपर क्या है? लेफ्ट गैस्ट्रिक वेन है, तो लेफ्ट गैस्ट्रिक वेन से भी ब्लड एक्सेप्ट नहीं करेगी, और लेफ्ट गैस्ट्रिक वेन पर एसोफेगस से ब्लड एक्सेप्ट नहीं करेगी। तो एसोफेगस में जो वेन है वो डायलेट होगी,
जब ये ब्लड वापस जाएगी, वापस बैकवर्ड प्रेशर तो ये लगाएगी ना, तो एसोफेगस में, ये एसाफेगस है, ये क्या है, एसाफेगस में, तो एसाफेगस की इधर जो वेन है, तो फिर अगर ये लीवर ब्लड एक्सेप्ट नहीं करेगी तो इसका मतलब है ये वापस जाएगी, तो वापस जाएगी तो ये वेसल डायलेट होगी। जब ये वेसल डायलेट होगी तो इसकी, जब हम वॉमिटिंग करते हैं, ये पेशेंट जब वॉमिटिंग करते हैं तो उस दौरान इसकी इरिटेशन से ये ब्लड वेसल्स क्या होगी, रप्चर होगी, और हेमाटेमेसिस या वॉमिटिंग ऑफ ब्लड। और ये हमारे पास दो किस्म, एक होता है हेमाटेमेसिस, इसमें होता है, और दूसरा मिलीना, ब्लड एंड स्टूल। अच्छा, और उसको जो फ्रेश ब्लड स्टूल में होता है उसका नाम क्या है, हेमाटोचीजियस, हेमाटोचीजिया। तो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन मेलिना एंड हेमाटोचीजिया? अच्छा, ये इस कंसेप्ट को समझ में आ गई ना, एसोफेजियल वेरिसेस। अब ये पोर्टल वेन जब बैकवर्ड प्रेशर ज्यादा होगी तो ये वेसल डायलेट होगी, जब वेसल डायलेट होगी तो मोर प्रोन टू रप्चर, तो जब हम स्वाल्विंग, ड्यूरिंग स्वाल्विंग या ड्यूरिंग वॉमिटिंग, इसकी रप्चर की वजह से क्या होगी, ब्लीडिंग। अब ये ब्लीडिंग अपर जीआईटी से है, अगर अपर जीआईटी में अल्सर हो या ब्लीडिंग हो और वो स्टूल में पास होती है तो वो मिलीना होगी, लोअर जीआईटी में मसला हो तो फिर क्या होगी, हेमाटोचीजिया। मिलीना, और ये मिलीना ब्लैक टारी स्टूल होता है, ब्लैक टारी स्टूल, ठीक है। ये ब्लैक क्या होता है ना, आरबीसी की, जब ये अपर जीआईटी है, अपर जीआईटी और लोअर जीआईटी, ये किस पॉइंट पे हम डिवाइड करते हैं अपर जीआईटी और लोअर जीआईटी को, ये ड्यूडेनम है और ये ज्यूजेनम है, तो इनके दरमियान एक बैंड ऑफ मसल है जो, और इसके दरमियान कनेक्टिव टिश्यू है। इन बैंड ऑफ मसल और कनेक्टिव टिश्यू को कहते हैं लिगामेंट ऑफ थ्रेड्स, ठीक। तो लिगामेंट ऑफ थ्रेड्स अपर जीआईटी और लोअर जीआईटी को डिवाइड कर देती है। अब अपर जीआईटी में मसला है, तो अपर जीआईटी लिगामेंट ऑफ थ्रेड्स कहां पे है, ड्यूडोजुनल जंक्शन, मतलब ये ड्यूडेनम के ऊपर है। हाँ, तो पिंक्रियास की जो एंजाइम है तो वो कहाँ पे इसकी सिक्रीशन होती है, ड्यूडेनम सेकंड पार्ट में, ठीक। अब जब ये आरबीसी है, ब्लड है, तो इसमें आरबीसी है, तो आरबीसी की जब ब्रेक डाउन होगी तो ये जो एसिड है स्टमक में, और ये पेंक्रियास की जो एंजाइम है तो वो इसकी हीमोग्लोबिन कन्वर्ट कर देता है हीमाटीन में। किस चीज में, हीमाटीन में। ये गैस्ट्रिक एसिड की वजह से, स्टमक की एसिड की वजह से, प्लस पेंक्रियास की एंजाइम की वजह से, ठीक है। और ये हेमाटीन जो कलर देता है तो ये ब्लैक टारी स्टूल होता है। तो अपर जीआईटी में ब्लीडिंग हो तो फिर पीसेस में जो ब्लड होगी वो ब्लैक टारी स्टूल होगी। अब लोअर जीआईटी में मसला है, तो लोअर जीआईटी में पेंक्रियास, तो अपर पार्ट में इसकी एंजाइम सिक्रीशन होती है, तो नीचे फिर हेमाटोचीजिया होगी, फ्रेश ब्लड एंड द स्टूल होगी, ठीक है। अब अच्छा, दूसरा जो है वो एडिनोकार्सिनोमा। एडिनो का वर्ड जब आ जाए, एडिनो का वर्ड जब आ जाए तो इसका मतलब है कि ये कैंसर निकला है ग्लैंडुलर सेल से। ये इंपॉर्टेंट लिगामेंट ऑफ थ्रेड्स लिख ले। लिगामेंट ऑफ थ्रेड्स क्या है, बैंड ऑफ स्मूथ मसल प्लस कनेक्टिव टिश्यू,
और ये किस जगह पे है, ड्यूडिनम और ज्यूजिनम को सेपरेट कर देती है, और इस पे हम अपर जीआईटी और लोअर जीआईटी को डिवाइड करते हैं। अब एडिनोकार्सिनोमा ये हमारे पास क्या है, एसोफेगस है और ये स्टमक है। अच्छा, यहां पे एक स्पेंक्टर है। स्पेंक्टर एनाटॉमिकली इसमें नहीं है, नीचे की तरफ स्पेंक्टर ये हम नहीं देख सकते, लेकिन फिजियोलॉजिकल एक स्पेंक्टर है। हम इस तरह, ये स्मूथ मसल है, सर्कुलर स्मूथ मसल है, इसको हम स्पेंक्टर कहते हैं। ऊपर साइड पे जो है पेरिंक्स और एसोफेगस के दरमियान, तो ये एनाटॉमिकल है, ये हम देख सकते हैं, ये एनाटॉमिकल स्पेंक्टर है, ये फिजियोलॉजिकल स्पेंक्टर है। अब ये स्टमक सिक्रीट कर देती है क्या, स्टमक की जो पैराइटल सेल है तो वो HCl बनाता है। अब जब ये HCl, ये अगर ये स्पेंक्टर कंप्लीटली क्लोज नहीं हो सकती है, इस कंडीशन को क्या कहते हैं, गर्ड्स। गर्ड्स में गैस्ट्रो इसोफेजियल रिफ्लक्स, रिफ्लक्स का मतलब है वापस जाना, तो ये HCl वापस जाएगी। हाँ, गैस्ट्रो इसोफेजियल रिफ्लक्स डिजीज में ये HCl वापस जाएगी, और ये लोअर एसोफेगस की जो सेल है तो वो इरिटेट करेगी, वो इरिटेट करेगी। ये क्या करेगी, एसोफेगस की जो सेल है, एपिथेलियम है, वो इरिटेट करेगी, इरिटेट। अब इसकी इरिटेशन की वजह से ये एपिथेलियम चेंज होगी। कौन सी एपिथेलियम ले, गॉबलेट सेल ऑफ इंटेस्टाइन। जिस तरह इंटेस्टाइन में गॉबलेट सेल है, गॉबलेट सेल म्यूकस सिक्रीट कर देती है, तो ये फिर इसकी डिस्प्लीजिया होगी। डिस्प्लीजिया का मतलब है मेटाप्लीजिया, मेटाप्लीजिया का मतलब है सेल का चेंज होना दूसरे टाइप में, तो इसकी एपिथेलियम की मेटाप्लीजिया होगी। क्या होगी, मेटाप्लीजिया। और ये कौन सी एपिथेलियम में, गॉबलेट सेल ऑफ इंटेस्टाइन, इसमें कन्वर्ट होगी। अब ये गॉबलेट सेल है, गॉबलेट, तो इस कंडीशन को क्या कहते हैं, बेरेट एसोफेगस। ये क्या है, बेरेट एसोफेगस, सिंपल है। अगर HCl, हमारे पास ये स्पेंक्टर वीक है और ये HCl वापस जाए और इस एसोफेगस की एपिथेलियम को इरिटेट करे, तो ये एपिथेलियम कन्वर्ट होगी, इसकी मेटाप्लीजिया होगी दूसरी टाइप के सेल में, दूसरी एपिथेलियम में, तो ये गॉबलेट सेल ऑफ इंटेस्टाइन में कन्वर्ट होगी। तो गॉबलेट सेल क्या है, गॉबलेट सेल में जब ये कन्वर्ट होगी तो इसको हम बेरेट एसोफेगस कहते हैं। अब ये गॉबलेट सेल क्या है, ग्लैंड है, ग्लैंडुलर सेल है। हाँ, तो ग्लैंड से जब कैंसर निकले तो हम इसको एडिनोकार्सिनोमा कहते हैं। ठीक, तो लोअर पार्ट ऑफ एसोफेगस में जो कैंसर है तो वो एडिनोकार्सिनोमा। ये मेटाप्लीजिया कैंसर से पहले स्टेजेस होती है, डिस्प्लीजिया, मेटाप्लीजिया, ठीक है। इसकी कैंसर जब हो जाए तो फिर एडिनोकार्सिनोमा। ठीक, अच्छा, इसमें क्वेश्चन कोई, ये जो स्पेंक्टर है ना, ये इसकी जो कॉम्पिटेंस, वो ड्रग जो इसकी कॉम्पिटेंस, उसकी एबिलिटी टू क्लोज वो रखती है, वो क्या है, मिटोक्लोप्रामाइड। मिटोक्लोप्रामाइड maintain the competence of lower esophageal sphincter। competence का मतलब है ability to close। तो मिटोक्लोप्रामाइड हम कौन सी कंडीशन में दे सकते हैं,
रिफ्लक्स में, गैस्ट्रो इसोफेजियल रिफ्लक्स डिजीज में, ठीक है। अब इसकी गैस्ट्रो, हमारे पास दो स्फिंक्टर है, कितने स्फिंक्टर है? अपर इसोफेजियल स्फिंक्टर, अपर इसोफेजियल स्फिंक्टर, ये एनाटॉमिकल स्फिंक्टर है, ये हम देख सकते हैं। एनाटॉमिकल स्फिंक्टर का मतलब है रिंग, ठीक है, जो इसकी टोन, इसकी कंट्रैक्शन को कंट्रोल कर देती है। अब ये एनाटॉमिकल स्फिंक्टर है और अपर इसोफेजियल स्फिंक्टर कहाँ पे है? पेरिंग्स और एसोफेगस। ये पेरिंग्स है, ये क्या है? पेरिंग्स, और ये इसके बाद ये एसोफेगस है। तो इन दोनों के दरमियान जो ये स्फिंक्टर है, तो इसका नाम अपर इसोफेजियल स्फिंक्टर है, ठीक। अब ये अपर इसोफेजियल स्फिंक्टर रिफ्लक्स को प्रिवेंट कर देती है पेरिंग्स में। ये जब फूड नीचे जाएगी ड्यूरिंग स्वॉल्विंग, तो अपर इसोफेजियल स्फिंक्टर वापस इसको पेरिंग्स में आने से रोक देती है, तो प्रिवेंट रिफ्लक्स इनटू पेरिंग्स, ठीक है। ये एनाटॉमिकल है। अब दूसरा जो है वो हमारे पास फिजियोलॉजिकल है। सर्कुलर स्मूथ मसल है, हम ये देख नहीं सकते, ये तो हम देख सकते हैं, और इसकी ये रिफ्लक्स प्रिवेंट कर देती है पेरिंग्स में, ये रिफ्लक्स प्रिवेंट कर देती है एसोफेगस में। तो लोअर इसोफेजियल स्फिंक्टर, no anatomical sphincter exist in the lower part of esophagus. But layer of circular smooth muscle is lower esophageal sphincter। ये जो सर्कुलर स्मूथ मसल है, तो वो लोअर एसोफेजियल स्फिंक्टर की काम कर देती है, ठीक है। नॉर्मल कंडीशन में हमारे पास ये रेस्ट कंडीशन में अपर और लोअर एसोफेजियल स्फिंक्टर दोनों क्लोज होते हैं। इसके पिक्चर at rest upper and lower esophageal sphincter are closed, ठीक है। ड्यूरिंग डिग्लूटेशन, डिग्लूटेशन का मतलब है स्वॉल्विंग, इट रिलैक्स। ये तब रिलैक्स होता है जब स्वॉल्विंग हो। अब हमारे पास जब फूड पास होती है, तो ये ग्रेविटी की वजह से नीचे जाती है या विदाउट ग्रेविटी? जब एसोफेगस में फूड जाती है नीचे स्टमक तक, तो ये ग्रेविटी की वजह से या
विदाउट ग्रेविटी। ग्रेविटी एक्सेलरेट कर देती है इसकी पैसेज को, लेकिन ग्रेविटी पे ये डिपेंडेंट नहीं है। तो इसमें लिख ले ग्रेविटी एक्सेलरेट द पैसेज ऑफ फूड ड्यूरिंग swallowing in esophagus। ग्रेविटी एक्सेलरेट कर देता है, लेकिन ग्रेविटी ना हो तो फिर भी क्या होगी, फूड पैसेज होगी, बट पैसेज ऑफ फूड इज नॉट डिपेंडेंट ऑन ग्रेविटी। अगर ग्रेविटी ना होता तो फिर भी उसकी फूड पास हो सकती है। अब हमारे पास एक कंडीशन है, उसका नाम स्क्लेरोडर्मा है। स्क्लेरोडर्मा, स्क्लेरोडर्मा क्या है? डर्मा का मतलब क्या है? स्किन, और स्क्लेरो का मतलब हार्ड। तो वो कंडीशन है स्क्लेरोडर्मा जिसमें स्किन हार्ड होती है। अब ये अगर सिस्टेमिक हो, सिस्टेमिक, तो सिस्टेमिक स्क्लेरोडर्मा, तो सिस्टेमिक स्क्लेरोडर्मा में हमारे पास जो इसोफेगस की म्यूकोसा है उसकी फेब्रोसिस होती है। फेब्रोसिस का मतलब क्या? हार्डनेस। तो इसकी वजह से डिस्पीजिया होगी। तो सिस्टेमिक स्क्लेरोडर्मा अफेक्ट कर देती है क्या? इसोफेजियल स्टेज ऑफ स्वॉल्विंग। इसमें लिख ले इसोफेजियल स्टेजेस ऑफ swallowing is affected by systemic scleroderma। स्क्लेरोडर्मा। अच्छा, अगर ये हार्ड हो जाए म्यूकस, तो इसकी वजह से फिर क्या होगी? ये हार्ड सिस्टेमिक स्क्लेरोडर्मा की वजह से डिस्पीजिया होगी, हाँ, रिफ्लेक्स होगी। अगर लोअर एसोफेजियल स्फिंक्टर की मसल है वो हार्ड हो जाए तो इसका मतलब है वो कंप्लीटली क्लोज नहीं हो पाएगा, तो रिफ्लेक्स, इसकी वजह से रिफ्लेक्स हो सकती है, और इसकी वजह से इसोफेजियल फेब्रोसिस होगी। इसोफेजियल फेब्रोसिस, फेब्रोसिस का मतलब है क्या है? जिसमें कोलेजन ज़्यादा जमा हो जाए, वो हार्ड हो जाए ड्यूरिंग हीलिंग, तो उसको फेब्रोसिस कहते हैं। अच्छा, अब इसकी इसोफेगस की एब्नॉर्मेलिटी को पढ़ते हैं। Yes, it will pass. It does not depend on the gravity. जो फूड पास होती है एसोफेगस में, तो वो पेरिस्टालसिस मूवमेंट की वजह से पास होती है, तो इट डज नॉट डिपेंड ऑन ग्रेविटी। ठीक है, इस दौरान भी आपने खाना है। अच्छा, तो एसोफेजियल की एब्नॉर्मेलिटी हमारे पास कभी कभार ये एसोफेगस बनता है कंजेनिटल कंडीशन, तो ये एसोफेगस कंप्लीटली नहीं बनते, तो इसका नाम क्या है? एसोफेजियल क्या? एट्रेजिया। एट्रेजिया का मतलब न बनना या कम बनना। ये एसोफेगस है, ये एसोफेगस है, ये यहाँ तक है,
तो ये इस तरह और ये स्टमक है। तो अब दोनों क्लोज है, एसोफेगस कंप्लीटली नहीं बना है। अब इस कंडीशन को कहते हैं एसोफेजियल एट्रेजिया। इसमें क्लिनिकल, इसमें लिख ले अ कंडीशन, ये कंजेनिटल कंडीशन है, अ कंडीशन इन विच esophagus does not or develop properly अच्छा, क्लिनिकल पिक्चर क्या होगी इसकी? जब ये बच्चे ड्यूरिंग फीडिंग, तो सोन आफ्टर फीडिंग इट विल वॉमिट, तो ये क्या, दे विल वॉमिट, वॉमिटिंग सोन आफ्टर फीडिंग। अच्छा, दूसरा, अगर यहाँ पे ये क्लोज है, एसोफेगस क्लोज है, स्टमक में नहीं जाएगी फूड, स्टमक में नहीं जाएगी तो इंटेस्टाइन में नहीं जाएगी, तो इसकी एब्जॉर्प्शन नहीं होगी, तो एनर्जी नहीं होगी। और पेलर टू थ्रायो, पेलर टू थ्रायो का मतलब है एज के साथ साथ उसकी जो ग्रोथ, उसकी ग्रोथ नहीं होगी, तो पेलर टू थ्रायो, वेट गेन नहीं होगी एज के साथ साथ जो नॉर्मली होता है, तो पेलर टू थ्रायो। और पुअर एपेटाइट, अगर इसको ये मसला है तो फिर पुअर एपेटाइट होगी। ठीक है, इसमें हम नेजोगैस्ट्रिक ट्यूब पास कर सकते हैं, यस। किस तरह पास करेंगे? अब नेजोगैस्ट्रिक ट्यूब अगर आप पास करना चाहते हैं तो ये यहाँ आएगी, यहाँ पे क्या होगी, ये तो बंद है, हाँ क्यों, तो विदाउट फूड तो बंदा जिंदा रह सकता है ना। ये कंजेनिटल, जब बच्चा पैदा हो जाए तो सोन आफ्टर फीडिंग इट विल वॉमिट, सो दे विल बी प्रेजेंटेड टू द हॉस्पिटल एंड ठीक है, तो इसकी क्लिनिकल पिक्चर तो है ना, एक दिन में तो भी कुछ ना कुछ ग्रोथ होगी। अच्छा, तो इसमें नोट, inability to pass, we cannot pass नेजोगैस्ट्रिक ट्यूब। नेजोगैस्ट्रिक, नेजो का मतलब है नोज, कभी कभार नोज के थ्रू ये ट्यूब पास कर देते हैं स्टमक तक और उसके जरिए फूड देते हैं, न्यूट्रिशन देती है। नेजोगैस्ट्रिक ट्यूब in this condition because it will stuck here, ठीक। अच्छा, अब हम इसकी ट्रीटमेंट किस तरह करेंगे? ट्रीटमेंट करेंगे या सर्जरी? तो इस सर्जरी का नाम है रीकेनालाइजेशन, दोबारा ये कैनाल को प्रॉपर ठीक करेंगे, रीकेनालाइजेशन सर्जरी। ट्यूब, तो ट्यूब किस तरह पास करेंगे? नहीं, तो फिर इस नेजोगैस्ट्रिक ट्यूब तो हम पास नहीं कर सकते, तो फिर ये इस तरह इसको प्रॉपर कर देते हैं, ये रीकैनालाइजेशन इस तरह सर्जरी इसकी करते हैं, ठीक है। तो ये है एसोफेजियल एट्रेजिया।
ये स्पेशल टॉपिक आपके लिए है। अच्छा, डिफ्यूज एसोफेजियल स्पाज्म क्या है? जैकहैमर एसोफेगस कैसे कहते हैं और डिफ्यूज एसोफेजियल स्पाज्म? ठीक है, हाँ भूल गया है, ठीक है। तो इसमें लिख ले सवियर कंट्रैक्शन ऑफ एसोफेजियल मसल, severe contraction of esophageal muscle। ठीक है, तो इस कंडीशन को डिफ्यूज एसोफेजियल स्पाज्म कहते हैं। अब ये एसोफेगस है, ये इस तरह अगर इसकी कंट्रैक्शन हो गई है तो क्या क्या मसले होगी? दर्द होगी, डिस्पेजिया होगी, तो ये मसले होगी। अब हम इसकी इन्वेस्टिगेशन किस तरह करेंगे? ये तो सर्जरी, मेडिसिन कौन सी देंगे? हाँ हाँ, और यस, और फिर इन्वेस्टिगेशन पहले हम करेंगे। तो इन्वेस्टिगेशन में क्या करेंगे? बेरियम स्वालो। अब ये बेरियम स्वालो को हम एसोफेगोग्राम भी कह सकते हैं, एसोफेगोग्राम। बेरियम स्वालो हमारे पास कंट्रास्ट मीडियम है, बेरियम स्वालो कंट्रास्ट मीडियम है। बेरियम स्वालो में लिख ले, बेरियम स्वालो का है कंट्रास्ट वो चीज जो कलर देती है वो विजुअलाइज कर देते हैं, कंट्रास्ट मीडियम। अब अगर ये इन्वेस्टिगेशन बेरियम स्वालो टेस्ट हम इस तरह, ये पेशेंट है, क्या है पेशेंट, तो इसको बेरियम सल्फेट सस्पेंशन देंगे, बेरियम सल्फेट सस्पेंशन, बेरियम सल्फेट सस्पेंशन। और बेरियम सल्फेट सस्पेंशन हम देंगे तो ये विजुअलाइज करेगी, ये बेरियम स्वालो टेस्ट जब हम करते हैं, ये एक्सरे स्टडी ऑफ फेरिंक्स एंड एसोफेगस के लिए करता है। आम एक्सरे पे हमें ये देखो, जब हम नॉर्मली एक्सरे कर देते हैं तो ये विजुअलाइज नॉर्मली इतना विजुअलाइज नहीं होता, तो हम बेरियम इस पे खिलाते हैं, बेरियम सल्फेट सस्पेंशन देते हैं। तो बेरियम सल्फेट सस्पेंशन जब हम देंगे तो इसके बाद अगर हम इसकी एक्सरे करें तो एक्सरे पे हमें साफ नजर आएगी ये बेरियम सल्फेट सस्पेंशन विजुअलाइज शेप, कंटूर का मतलब है टेक्सचर, और एसोफेजियल मोटिलिटी, तो ये फिर हमें साफ नजर आएगी। ठीक, तो ये बेरियम स्वालो एक्सरे स्टडी ऑफ फेरिंक्स एंड एसोफेगस है। तो बेरियम स्वालो पे डिफ्यूज एसोफेजियल स्पाज्म में किस तरह नजर आएगी? कॉक स्क्रू और या रोजरी बेड अपीयरेंस, इसकी जो अपीयरेंस किस तरह होगी? अपीयरेंस, अब देखो ये एसोफेजियल कंट्रैक्शन है तो इसको कॉक स्क्रू अपीयरेंस कहते हैं। तो अपीयरेंस किस तरह होगी बेरियम स्वालो पे? कॉर्क स्क्रू या रोजरी बेड अपीयरेंस। ठीक है, अब एसोफेजियल कैंसर में ये किस तरह नजर आएगी? एसोफेजियल कैंसर में बेरियम स्वालो करे तो उस दौरान ये किस तरह नजर आएगी? रेड टेल या एप्पल कोर की इमेज आप देख ले। अगर
एप्पल से आप जो साइड वाले हिस्सा आप खाए और बीच में जो रहता है तो उसको एप्पल कोर कहते हैं। रेड टेल, रेड की जो टेल होती है इस तरह, ये इस तरह नजर आएगी, ये इस तरह रेड टेल। एकलेजिया में बर्डबीक अपीयरेंस होगी। अब देखो ये एसापेगस है, ये एसापेगस है और ये एसोफेजियल स्फिंक्टर कंट्रैक्ट है, तो कंट्रैक्ट है और फिर ऊपर से प्रेशर ज्यादा होगी तो ये नीचे इस तरह जाएगी ना। हाँ, ये स्फिंक्टर जो है तो इस पे जब ये स्मूथ मसल है तो इस पे प्रेशर नीचे आएगी तो ये इस तरह होगी। बर्ड जो इसकी बीक होती है तो इसकी, तो बर्ड बीक हमारे पास कहाँ पे होगी? एक्लेजिया में, ठीक। इसमें रेड टेल होगी, इसमें कॉर्कस्क्रू इस तरह, ये कॉर्कस्क्रू है, ये अच्छा ये रेड टेल की तरह है और ये बर्डबीक अपीयरेंस एक्लेजिया में होती है। नीचे स्पेंक्टर क्लोज है तो क्लोज स्पेंक्टर में ये नीचे प्रेशर लगाएगी और इसकी वजह से। अब ये तो हमने इन्वेस्टिगेट कर लिया कि ये अगर बीरियम स्वालो पे ये नजर आए कॉर्कस्क्रू या बर्ड रोजरी बेट अपीयरेंस, ठीक क्या, ठीक ठीक। अगर रोजरी बेट अपीयरेंस है देखो तो फिर इसके लिए हम सर्जरी कौन सी करेंगे? पहले तो हम इसके लिए मेडिसिन देंगे। इसके लिए जो हम ट्रीटमेंट है वो क्या देंगे? हाँ, CCB कैल्शियम चैनल ब्लॉकर में हम क्या दे सकते हैं? ये स्पाज्म है, कंट्रैक्शन है, तो मसल को रिलैक्स करने के लिए निपिडिपिन, अच्छा। और इसके साथ साथ अगर हम नाइट्रेट देंगे, नाइट्रेट इंट्रास नाइट्रोग्लाइसरीन, वो सबलिंगुअल देते हैं, वो सबलिंगुअल एब्जॉर्प्शन उसकी होती है। हाईली लिपिड सॉल्युबल है तो हाई लिपिड सॉल्युबल उसकी एब्जॉर्प्शन सडन होती है, मतलब क्विक इसकी एब्जॉर्प्शन होती है। तो इंजाइना में हॉट मसले हो तो उसके दौरान सबलिंगुअल नाइट्रेट हम देते हैं और ये इसकी एब्जॉर्प्शन क्विक होती है और मसला हल हो जाता है। तो इसमें हम नाइट्रोग्लाइसरीन दे सकते हैं, नाइट्रोग्लाइसरीन, इसके साथ साथ आइसोसर्बाइड डाई नाइट्रेट, ठीक है, तो ये हम दे सकते हैं। अगर इससे फिर भी मसला है डिफ्यूज एसोफेजियल स्पाज्म की तो फिर हम सर्जरी करेंगे। क्या करेंगे? सर्जरी। और सर्जरी का नाम क्या है? इसके लिए दो टाइप की सर्जरी होते हैं, एक का नाम है हेलर मायोटमी, हेलर मायोटमी, और दूसरे का नाम क्या है? फॉर ओरल एंडोस्कोप मायोटमी। अच्छा, हेलर मायोटमी हम लेप्रोस्कोप के थ्रू करते हैं और ये एंडोस्कोप के थ्रू, ठीक। मायोटमी का मतलब है मायोटमी, मायोटमी, मायो का मतलब है मसल और टूमी का मतलब क्या है? कट, ठीक है। तो ये वो सर्जरी, इसमें एसोफेजियल की मसल है तो उसकी कंट्रैक्शन हो गई है तो वो हम कट करेंगे और एसोफेगस को रिलैक्स करेंगे, ठीक। अब देखो हेलर मायोटमी में ये हम करते हैं, हेलर मायोटमी
हेलर मायोटमी हम करते हैं किस चीज के थ्रू? लेप्रोस्कोप। ये लेप्रोस्कोप के लिए हम इंटीरियर या पोस्टीरियर साइड पे इंसिजन कर देते हैं और लेप्रोस्कोप को एंटर कर देते हैं। अब ये एसोफेगस है, ये एसोफेगस, इसकी म्यूकोजा, सब म्यूकोजा, हाँ मस्कुलर लेयर और फिर एडवेंटिशिया है। तो अब मस्कुलर लेयर की इनर साइड पे लॉन्गिट्यूडिनल है और आउटसाइड पे, इनर साइड पे सर्कुलर स्मूथ मसल, आउटसाइड पे लॉन्गिट्यूडिनल स्मूथ मसल। अगर हम बाहर से लेप्रोस्कोप को एंटर कर देते हैं बिटवीन द रिब्स, या अगर हम ये लेप्रोस्कोप एंटर करते हैं तो हम लॉन्गिट्यूडिनल मसल को भी काट लेंगे और इसके बाद सर्कुलर मसल। तो ये सर इस तरीके, इसका नाम है हेलर मायोटमी। ठीक, दूसरा जो तरीका है वो पर ओरल है, इसका नाम क्या है? पर ओरल एंडोस्कोपिक मायोटमी। अब इसमें हम माउथ के थ्रू एंडोस्कोप एंटर कर देते हैं पर, ये इसकी पर का मतलब क्या है? पर ओरल एंडोस्कोप मायोटमी। ठीक, तो पर का मतलब है थ्रू, ओरल का मतलब है माउथ, और एंडोस्कोप मायोटमी टू कट मसल। ठीक है, अब इसमें हम पर ओरल एंडोस्कोपिक मायोटमी में हम ओरल के थ्रू, माउथ के थ्रू एंडोस्कोप एंटर कर देते हैं, म्यूकोजा, सब म्यूकोजा इसमें होल कर देते हैं और इसकी जो सर्कुलर मसल है वो कट कर देते हैं। तो ये पर ओरल एंडोस्कोपिक मायोटमी है, सिंपल है। ये डिफ्यूज एसोफेजियल स्पाज्म, इसकी मसल, एसोफेजियल मसल की कंट्रैक्शन की वजह से होती है। ठीक है, अब मसल कंट्रैक्टेड है तो उसको रिलैक्स करने के लिए या तो हम ड्रग देंगे, निपिडिपिन, नाइट्रोग्लाइसिन, आइसोसर्बाइड नाइट्रेट, और या अगर इससे नहीं होता तो फिर हम सर्जरी करेंगे। ठीक है, सर्जरी किस तरह? या हेलर मायोटमी या पर ओरल एंडोस्कोपिक सर्जरी। हेलर मायोटमी में हम लेप्रोस्कोप के थ्रू करते हैं, पर और हेलर मायोटमी हम क्या लेप्रोस्कोप के थ्रू कर देते हैं, लेप्रोस्कोप, और लेप्रोस्कोप एंटर कर देते हैं लॉन्गिट्यूडिनल मसल जो है, लॉन्गिट्यूडिनल मसल आउटसाइड की तरफ है और सर्कुलर इनसाइड की तरफ। तो लॉन्गिट्यूडिनल भी काटते हैं और सर्कुलर भी काटते हैं। अब ये पर ओरल, ये माउथ के थ्रू एंडोस्कोप एंटर कर देते हैं और मसल को कट कर देते हैं। तो इसका मतलब है हम म्यूकोजा को काट करेंगे, इसके बाद सब म्यूकोजा, म्यूकोजा और सब म्यूकोजा में होल करेंगे और फिर आएंगे मस्कुलर। तो सर्कुलर मसल सिर्फ काट लेंगे, लॉन्गिट्यूडिनल नहीं। तो सर्कुलर तो टोन बरकरार रखती है, हाँ टोनिसिटी, तो फिर ये जो कंट्रैक्ट है तो वो रिलैक्स होगी। जेकहेमर और डिफ्यूज एसोफेजियल स्पाज्म सेम है। ठीक है, जेक हेमर एसोफेगस। अगर ये पेरिस्टाल्टिक हो, हाइपर एक्सट्रीमली स्ट्रांग कंट्रैक्शन, आप एसोफेगस को जेकहेमर एसोफेगस कहते हैं। एक्सट्रीमली स्ट्रांग कंट्रैक्शन ऑफ एसोफेगस। ठीक है, तो इसको क्या कहते हैं? जेकहेमर एसोफेगस। जी, डिफ्यूज एसोफेजियल स्पाज्म और सवियर केस एक्सट्रीमली स्ट्रांग कंट्रैक्शन ऑफ एसोफेगस, वो हमारे पास कोऑर्डिनेटेड है, कोऑर्डिनेटेड सेम साइमल्टेनियस, मतलब ये ऊपर फिर नीचे, तो सेम इसकी जो कंट्रैक्शन है, हाइपरटोनिसिटी वो सेम है। ये पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट इसकी बरकरार है, लेकिन ये क्या है? कंट्रैक्ट है उसकी मसल। तो ये जेकहेमर एसोफेगस है। ठीक,
इसमें कोई क्वेश्चन है तो। अच्छा, बीरियम स्वालो वोट, अच्छा इसके लिए तो डिफिनेटिव ये हम बीरियम स्वालो कर देते हैं, बीरियम स्वालो हम कर देते हैं। अगर इसके लिए डिफिनेटिव टेस्ट जो हमें इससे पता लगाते हैं तो वो है, वो क्या है, वो हमारे पास मायोमेट्री है। मायोमेट्री इसको हम डिफिनेटिव टेस्ट कहते हैं। ठीक है, तो मायोमेट्री शो करेगी किस चीज को, इट विल शो, मायोमेट्री में हम टोन मालूम करते हैं, कंट्रैक्शन, तो मायोमेट्री के थ्रू हम क्या करते हैं, टोन ऑफ द मसल को मालूम, इट विल शो हाई एम्पलीट्यूड टोन ऑफ esophageal ठीक। हम पहले बीरियम स्वालो, अगर इससे हम अंदाज़ा नहीं लगा सकते तो फिर मायोमेट्री करेंगे। तो अगर हाई एम्पलीट्यूड, हाई टोन कंट्रैक्शन है तो वो शो करेगी डिफ्यूज एसोफेजियल स्पाज्म। अब देखो बीरियम स्वालो इस तरह है, बीरियम स्वालो की सस्पेंशन हम पेशेंट को देंगे, ठीक है, शरबत देंगे अब, ठीक है। अगर इसके खाने के बाद ये जो एसोफेगस है तो वो विजुअलाइज होगी, मतलब एक्सरे पे नॉर्मली ये साफ नजर नहीं आता, ठीक है। एसोफेगस नॉर्मल एक्सरे पे हम साफ नहीं देख सकते, तो इसकी विजुअलाइजेशन के लिए हम बीरियम सल्फेट सस्पेंशन देते हैं, ठीक है। अब बीरियम सल्फेट सस्पेंशन हम देंगे तो ये एसोफेगस के अंदर स्ट्रक्चर को विजुअलाइज करेगी, इसकी मोटिलिटी किस तरह है, तो फिर हम एक्सरे पे देखे तो एक्सरे पे अगर हम इस तरह नज़र आई का, इस तरह एसोफेगस इस तरह नज़र आया, इसकी आपका स्क्रू गूगल पे देख ले तो कार्क स्क्रू नज़र आया, इसका दूसरा नाम रोसरी बेड है, तो वो क्या होगी, डिफ्यूज एसोफेजियल स्पाज्म। और अगर वो नज़र आया रेड टेल जैसी, ठीक है, और या एप्पल कोर इसका दूसरा इस तरह नज़र आया तो फिर क्या होगी, एसोफेजियल कैंसर होगी। और वो अगर इस तरह नज़र आया जो बर्ड बीक इस तरह नज़र आया तो फिर वो क्या होगी, एक्लेजिया, ठीक है। इसमें समझ गए।